George Soros. Uncle Soros. George Soros. George Soros. George Soros. George Soros. George Soros. जॉर्ज सोरोस। George Soros. जॉर्ज सोरस एक ऐसा नाम जो भारत में सबसे ज्यादा गूंजता है। 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जन्मे इस बिजनेसमैन का भारतीय राजनीति से गहरा नाता है। क्या जॉर्ज सोरस भारत में सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले एनजीओ और एक्टिविस्ट को फंडिंग करते हैं? क्या जॉर्ज सोरस अलगाववादी आंदोलन को समर्थन करते हैं? क्यों अमेरिका समेत आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फिलीपींस, यहां तक कि मुस्लिम देश तुर्की, साथ ही उनके जन्म स्थान यानी हंगरी की सरकार भी उन्हें अपना दुश्मन मानती है? ऐसा क्या करते हैं जॉर्ज सोरस? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी सोरस के एजेंडे के साथ जुड़े हुए हैं? और आखिर कौन है ये जॉर्ज सोरस? I may be naive, but I expect a democratic revival in India. 9 दिसंबर 2024 भारत के अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के मुद्दे पर संसद में चल रही खींचतान के बीच बीजेपी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरस और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बीच संबंध का आरोप लगाया। एक संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से आपका क्या संबंध है? साफ साफ बताइए। इसमें क्लियर कट कहा गया है कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस से हो रही है, सोरस फाउंडेशन से है। ये सोरस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी से संबंध होने के आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि इस फोरम में भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन की बातें हो रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरस के फाउंडेशन से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध है तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व देशद्रोहियों के साथ है? सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल किया कि बीते 3 साल में क्या एक संयोग रहा है? जब भी भारत में संसद का सत्र चलता है तभी पेगासस रिपोर्ट, किसान आंदोलन, मणिपुर हिंसा और हिंडनबर्ग जैसी घटनाएं होती हैं। कोविड वैक्सीन पर भी रिपोर्ट छपती है इसी दौरान। कि विगत 3 वर्षों से यह क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चलें तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। महोदय
मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये जान के हो रहा है या अनजाने में? दरअसल नवंबर महीने के आखिरी दिनों में भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर अमेरिका में अभियोग की रिपोर्ट सामने आई थी, जो आपने देखा होगा न्यूज में। गौतम अडानी पर अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया था। दोस्तों, इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोरस फाउंडेशन में काम करने वाले लोगों के बीच संबंध का आरोप लगाया था। कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ, कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ। स्पीकर महोदय, ओसीसीआरपी आपको भी मौका मिलेगा, ओपन इंडिया फाउंडेशन के साथ कांग्रेस के रिलेशन है। सारा पैसा ओसीसीआरपी को यूएस गवर्नमेंट और जॉर्ज सोरोस दे रहा है। वहीं बीजेपी सांसद किरण रिजिजू ने कहा था कि जॉर्ज सोरस फाउंडेशन के साथ कई ऐसी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करती हैं। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का ओसीसीआरपी का जो लिंक है, ये देश के सामने है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। अब इस वीडियो को देखिए। 2023 का ये वीडियो है। पिछले साल की शुरुआत में जर्मनी के म्यूनिक में रक्षा सम्मेलन में जॉर्ज सोरस ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है और मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह भारतीय मुसलमानों के साथ की गई हिंसा है। सोरस ने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी का भी जिक्र किया था और कहा था कि मोदी और अरबपति अडानी में करीबी रिश्ते हैं, दोनों का भविष्य एक दूसरे से बंधा हुआ है। अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप हैं और मोदी इस मामले पर खामोश हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने ही होंगे। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. ये बात जॉर्ज सोरस ने कही थी। दोस्तों, सोरस के इस बयान के फौरन बाद स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जॉर्ज सोरस का बयान भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बर्बाद करने की घोषणा है। To George Soros's intentions to destabilize a democratic elected government in India. सोरस के बयान पर उस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि सोरस एक बूढ़े रईस हठधर्मी व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क में बैठकर सोचते हैं कि उनके विचारों से पूरी दुनिया की गति तय होनी चाहिए। Mr. Soros is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. दोस्तों, इससे पहले चलते हैं। जनवरी 2020 में दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए सोरस ने यह भी कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाया जा रहा है। The biggest and most frightening setback occurred in India, where the democratically elected Narendra Modi created a Hindu nationalist state, imposing punitive measures on Kashmir, a semi-autonomous Muslim region, and threatening to deprive millions of Muslims of their citizenship. अब सवाल यह है दोस्तों कि जॉर्ज सोरस की इतनी पैनी नजर भारत पर क्यों है? भारतीय राजनीति में इतनी दखल आखिर क्यों? चलिए ये भी समझ लीजिए।
दरअसल दोस्तों जॉर्ज सोरस एक अमेरिकी अरबपति उद्योगपति हैं। ब्रिटेन में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तरह जाना जाता है जिसने साल 1992 में शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बादी की हद तक हिला दिया था। उनका जन्म हंगरी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। हिटलर के नाजी जर्मनी में जब यहूदियों को मारा जा रहा था तो वो किसी तरह सुरक्षित बच गए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हंगरी कम्युनिस्ट देश बन गया। बाद में वे निकलकर पश्चिमी देश आ गए थे। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले सोरस ने शेयर बाजार से करीब 44 अरब डॉलर कमाए हैं। जी हां, 44 अरब डॉलर। इन पैसों से उन्होंने हजारों स्कूल, अस्पताल बनवाए। कहा यह भी जाता है कि सोरस ने लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन की मदद की। साल 1979 में सोरस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की थी, जो अब करीब 120 देशों में काम करती है। उनके इस काम की वजह से वो हमेशा दक्षिण पंथियों के निशाने पर भी रहते हैं। उन्होंने साल 2003 के इराक युद्ध की आलोचना की थी और अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को लाखों डॉलर दान में दिए थे। इसके बाद से उन पर अमेरिकी दक्षिण पंथियों के हमले और तेज होने लगे। साल 2019 में ट्रंप ने एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए दावा किया था कि होंडुरास से हजारों शरणार्थियों को अमेरिकी सीमा पार करके दाखिल होने के लिए सोरस ने पैसे दिए थे। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या इसके पीछे सोरस है, तो ट्रंप का जवाब था, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं और अगर ऐसा है तो भी इससे हैरान नहीं होंगे। बाद में दोस्तों पता चला कि सोरस ने किसी को कोई पैसे नहीं दिए थे और ट्रंप ने जो वीडियो शेयर किया था वो भी फेक था। वहीं अक्टूबर 2018 में एक अमेरिकी व्हाइट सुप्रीमिस्ट ने सिनागॉग में गोलीबारी कर 11 यहूदियों को मार दिया था। गोलीबारी करने वाले रॉबर्ट बोवर्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल से कई बातें पता चली। वो मानते थे कि उनकी जैसी विचारधारा रखने वाले व्हाइट सुप्रीमिस्ट के नरसंहार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसे लगता था कि इसके पीछे जॉर्ज सोरस है। जॉर्ज सोरस को लेकर बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कोई मिशन पे है, वो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है, अमेरिका ही नहीं, जॉर्ज सोरस के खिलाफ आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस और फिलीपींस में भी अभियान चलाए जाते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन तक ने कहा था कि सोरस उस यहूदी साजिश के केंद्र में है जो तुर्की को आपस में बांट कर बर्बाद करना चाहते हैं। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ये देश को बांटते हैं। इनका जितना पैसा है ये पूरा पैसा किसी भी देश में इन्वेस्ट करते हैं और उसको बांटने की कोशिश करते हैं। ये आरोप लगाया था एक तरह से मुस्लिम देश यानी तुर्की ने। दोस्तों ब्रिटेन की ब्रेक्जिट पार्टी के नाइजल फरार का दावा है कि सोरस शरणार्थियों को पूरे यूरोप में फैल जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके मुताबिक सोरस पूरे पश्चिमी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोरस के जन्म स्थान हंगरी की सरकार भी उन्हें अपना दुश्मन ही मानती है और साल 2018 के चुनाव प्रचार के दौरान हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने सोरस पर खूब निशाना साधा था। उन चुनावों में ऑर्बन की जीत हुई और सोरस समर्थित संस्थाओं पर सरकारी हमले इतने बढ़ गए कि सोरस को वहां यानी हंगरी के अंदर में अपनी संस्था को बंद कर देना पड़ा। अब पॉइंट समझिए, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से जॉर्ज सोरस ने दुनिया भर में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाली पहलों के लिए 32 बिलियन डॉलर से ज्यादा का दान दिया है। लेकिन कहा जाता है कि यह एक एजेंडा है। उनके फाउंडेशन ने यूरोप में सिविल सोसाइटी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर प्रोग्रेसिव मूवमेंट को फंड किया है। सोरस सत्तावादी शासन, आय असमानता और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी मुखर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि विरोधियों का तर्क है कि जॉर्ज सोरस अपनी दौलत का इस्तेमाल पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने और फिलैंथ्रोपी की आड़ में संप्रभु सरकारों को कमजोर करने के लिए करते हैं। अब पॉइंट ये समझिए दोस्तों, भारत में जॉर्ज सोरस को लेकर क्या विवाद है। पहला, मोदी सरकार की आलोचना। दोस्तों जो अभी बताया, दावोस के अंदर 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर एक भाषण के दौरान जॉर्ज सोरस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खुलकर आलोचना की थी। सोरस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की आलोचना की और मोदी सरकार विभाजनकारी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया। मोदी सरकार पर ऐसा आरोप लगाया। भाजपा ने उनकी टिप्पणी को भारत के घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप बताकर
खारिज कर दिया था। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों, एनजीओ को फंडिंग देने का आरोप। ये आरोप बहुत ज्यादा लगते रहे। जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी OSF पर भारत में सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले एनजीओ और एक्टिविस्ट की फंडिंग करने का भी आरोप लगता रहा है। उनके आलोचकों का आरोप है कि CAA और 2020 के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के लिए सोरोस की संस्था ने फंडिंग मुहैया कराई थी। भारत की एजेंसियों ने OFS से संबंध रखने वाले एनजीओ की जांच की और उन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के माध्यम से देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया, जिसकी गाहे बगाहे जांच भी चलती रहती है। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों, अलगाववादी आंदोलन को समर्थन। दोस्तों, कुछ भारतीय टिप्पणकारों और दक्षिणपंथी समूहों ने दावा किया है कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग अप्रत्यक्ष रूप से अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करती है, जिसमें खालिस्तान राज्य की वकालत करने वाले लोग भी शामिल हैं। हालांकि कोई सबूत इन दावों का समर्थन नहीं करता है, लेकिन आरोपों ने जॉर्ज सोरोस की छवि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में गढ़ दी है। वहीं चौथा पॉइंट दोस्तों, विदेशी फंडिंग के नियम हुए सख्त। जैसे ये सब मामले सामने आते गए वैसे वैसे विदेशी फंडिंग को लेकर भारत सरकार ने विदेशी योगदान विनियम अधिनियम के तहत नियमों को सख्त कर दिया। फॉरेन फंडिंग के कथित दुरुपयोग के आरोप में कई गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। हालांकि सरकार ने इन कार्रवाइयों में सीधे तौर पर सोरोस का नाम नहीं लिया। अब पॉइंट यह है दोस्तों कि राजनीति में क्या चल रहा है। मतलब राहुल गांधी पर भी आरोप लगते रहे कि सोरोस के साथ मिले होने की। बीजेपी का कांग्रेस पार्टी पर क्या आरोप है? दरअसल दोस्तों, भाजपा ने लगातार जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस पार्टी से जोड़ा है और आरोप लगाया है कि उसके नेता खासकर राहुल गांधी भारत को अस्थिर करने के सोरोस के एजेंडे के साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करती है, वे कथित तौर पर सोरोस फंडेड संस्थाओं द्वारा प्रचारित प्रसारित किए जाने वाले इंटरनेशनल नैरेटिव से मेल खाती है। दोस्तों, राहुल गांधी को उच्च दर्जे का गद्दार करार देकर भाजपा ने घरेलू राजनीतिक असहमति को विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ने की कोशिश की है और जॉर्ज सोरोस को इस कथित साजिश का एक प्रमुख खिलाड़ी बताया है। अब दोस्तों, एक नजर आप डालिए जॉर्ज सोरोस से जुड़े वैश्विक विवाद पर। पहला, शेयर मार्केट में हेराफेरी। सोरोस के वित्तीय कारनामों में 1992 का ब्लैक वेंसडे क्राइसिस भी शामिल है, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना हुई। उन पर पैसे बनाने के लिए विकासशील देशों की इकोनॉमी को अस्थिर करने के भी आरोप लगे हैं। 1997 के एशियाई आर्थिक संकट के दौरान करेंसी ट्रेड के माध्यम से आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देने का आरोप जॉर्ज सोरोस पर लगा था। दूसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप। जॉर्ज सोरोस पर दूसरे देशों में इमिग्रेशन, LGBTQ राइट्स और सत्ता विरोधी प्रदर्शनों की फंडिंग करने के राजनीतिक हस्तक्षेप करने की कोशिश के भी आरोप लगते रहे। हंगरी और रूस जैसे देशों ने उन पर अपनी घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है, जबकि विश्व स्तर पर दक्षिणपंथी नेता उन्हें राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा मानते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। जॉर्ज सोरोस अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के केंद्र में होते हैं, खासकर दक्षिणपंथी समूहों की ओर से। उन पर अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक विरोध प्रदर्शन या संकट पैदा करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। दोस्तों, सोरोस एक अत्यंत विवादित शख्सियत है, लेकिन वो अपने समर्थकों के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार और खुले समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध एक दूरदर्शी और एक नेक व्यक्ति माने जाते हैं। वहीं उनके आलोचक सोरोस को एक कुटिल और शक्तिशाली अरबपति मानते हैं, जो अपनी संपत्ति का उपयोग अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर करने और संप्रभु राष्ट्रों के राजनीतिक मामलों को प्रभावित करने के लिए करता है। वहीं दोस्तों, मोदी सरकार की सीधे आलोचना और सरकार विरोधी प्रदर्शनों से उनके संबंधों ने जॉर्ज सोरोस को भारत में एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया है, चाहे ये आरोप सही हो या महज राजनीतिक बयानबाजी। दोस्तों, आपको क्या लगता है पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।